में क्या हमने देखा था, ठीक है। इंटेंसिटी में जो बात चल रहा था वो था कि अगर कोई लाइन से करंट फ्लो हो रहा है, तो वो लाइन के करंट फ्लो होने की वजह से उसके आसपास में जो फील्ड क्रिएट होता है, वो फील्ड की इंटेंसिटी क्या रहती है। और उसके लिए हमने एनालिसिस करने के लिए एक पॉइंट पी लेके रखा था, और देखना ये था कि अगर कोई लाइन में फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो वो लाइन का फील्ड क्या इम्पेक्ट करता है, क्या असर डालेगा वो पॉइंट पी पे, वो पॉइंट पी पे कितना इंटेंसिटी डालेगा, वो हमको देखना है। तो उसके ऊपर से दो केस और बनते हैं। एक जो केस है वो हम देखते हैं यहाँ पे कि मतलब कि इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर लेना है। मतलब कि मान लीजिए कि एक कॉपर कंडक्टर है, तो कॉपर कंडक्टर कितना होगा, इनफाइनाइट, मतलब कि उसका लेंथ होगा माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। और वो जो कॉपर कंडक्टर है वो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए जेड एक्सिस पे रख के देखेंगे, ठीक है। तो जेड एक्सिस पे जब हम उसको रखेंगे, तो हमको देखना है कि वाई एक्सिस पे एक पॉइंट पी लेके रखा है। तो वो पॉइंट पी पे ये जो जेड एक्सिस पे कंडक्टर रखा है, वो कंडक्टर में से आई करंट फ्लो होगा, तो उसका फील्ड जो क्रिएट होगा पूरा कंडक्टर में इनफाइनाइट लेंथ तक जो भी फील्ड क्रिएट हो रहा है, वो फील्ड की असर वो पॉइंट पी पे क्या हो रही है, ठीक है। वो पॉइंट पी पे इंटेंसिटी क्या आ रही है वो देखना है। वो एक पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट हम देखेंगे उसके अंदर देखना ये है कि जो इंटेंसिटी का असर है, वो अगर कोई फाइनाइट कंडक्टर है, मतलब कि आपके पास अगर कोई कॉपर का टुकड़ा है छोटा सा, और वो उसका लेंथ आपको मालूम है 5 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, जो जो भी कुछ हो, ठीक है। तो मान लीजिए वो 5 सेंटीमीटर का जो टुकड़ा है वो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि कैसे रख दिया है। उसको हमको क्या करना है, वो पूरा एक लेंथ है, तो वो पूरा का पूरा जो 5 सेंटीमीटर का एरिया है उसकी वजह से पॉइंट पी पे क्या हो रहा है इफेक्ट, ठीक है, वो देखना है। तो यहाँ पे हम जो दो केस देखेंगे, हो सकता है इसमें से भी कुछ एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है उसको देखने के लिए हमको क्या आना चाहिए, बायो सावर्ट्स लॉ। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो बायो सावर्ट्स लॉ में हमने देखा था कि एक कंडक्टर था, उसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहे थे। एनालिसिस करने के लिए पूरा कंडक्टर तो एक साथ एनालिसिस कर नहीं सकते, इसलिए हमने कंडक्टर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। उस टुकड़ों को हमने नाम दे दिया था डीएल। डीएल मतलब यहाँ पे हो गया डिफरेंशियल लेंथ। और वो जो डिफरेंशियल लेंथ है, वो डिफरेंशियल लेंथ पे आई करंट आने के बाद जो फील्ड क्रिएट होगा, वो फील्ड की असर पी पॉइंट पे क्या हो रही है वो देख रहे थे। इसके लिए हमने ये मेन इक्वेशन एक लेके रख दिया था, डी एच प्रोपोर्शनल आइडियल साइन अल्फा अपॉन आर स्क्वेयर, यही हमारा मेन इक्वेशन था। उसके बेस पे हमने पूरा बायो सावर्ट लॉ था उसका स्टेटमेंट दे दिया था। उसके बाद हमने आगे देखा था कि डी एच इज इक्वल टू 1/4 पाई। तो यहाँ पे 4 पाई हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पे लिया था। मतलब कि यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनल का साइन निकालता हूँ और इक्वल टू लिखता हूँ, तो उसके बदले मेरे को 1/4 पाई यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। जैसे कि हम कई जगह पर नोटेशन के तौर पे हम के लेते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 1/4 पाई। ठीक है, आगे बड़े बड़े थे, क्रॉस प्रोडक्ट का हमने एक जो टॉपिक था वो उसके अंदर देखा था, कवर किया था। और फाइनल जो एक बात थी वो यहाँ पे इक्वेशन 2 पे आके रुक गई थी, वो थी डी एच इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस आर, वेक्टर आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसको भी हम फाइनल इक्वेशन बोले थे, और ये हमारा बायो सावर्ट लॉ स्टेटमेंट शो करता है, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म शो करता है। इसके बाद हमने थोड़ा उसके अंदर डेप्थ डाला था, डेप्थ के अंदर हमने थोड़ा ऐसे ही देखा था, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक ही हमको आना चाहिए, वो ठीक है, चलेगा। पर ये जो आगे की बात थी हमने ऐसे ही देखी थी कि क्या क्या केस हो सकते हैं, पेज के बाहर कब आएगा, पेज के अंदर कब जाएगा, ठीक है। तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा कंडक्टर है, तो कंडक्टर में से करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो मैं अपना थंब ऐसे रखूंगा राइट हैंड का, और देखूंगा कि उंगलियों का इशारा किस तरफ है। जिस तरफ उंगलियों का मोड़ होगा उस तरफ क्या होगा, वहां पे फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो क्रिएट होगा। तो उसी प्रकार से हमने दो केस लिए थे कि दो कंडक्टर रखे, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2, दोनों में से सेम करंट फ्लो कर रहे हैं, आई करंट फ्लो किया था। और यहाँ पे केस ए में देखा था कि पेज के अंदर अगर राइट साइड देखें, तो पेज के अंदर आप देख सकते हैं कि इस तरफ पेज के अंदर आएगा फील्ड, और दूसरी तरफ हमने दूसरा केस देखा था कि बी पॉइंट से वो पेज से बाहर निकलेगा फील्ड। ठीक है, तो ये आपका जो समझ है उसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लिया था, और कुछ नहीं है। अभी वही बेस के ऊपर हम आज का जो दो टॉपिक है वो शुरू कर देते हैं। अभी नाम है उसका फील्ड इंटेंसिटी एच ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर रखा है, तो उसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी का असर क्या होगा,
आप अगर पॉइंट पी पे ले, पॉइंट क्यू पे ले, कहीं पर भी ले, पर असर क्या होगा वो चीज़ यहाँ पर मेन देखने की है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक फिगर ले लिया है जहाँ पर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस डाल दिया है। जेड एक्सिस पे हमने पूरा अपना कंडक्टर रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने हमारा हमारा पूरा जो कंडक्टर है वो माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक बिछा दिया है। अभी उस पे एक पॉइंट ले लिया है मैंने डी एल। डी एल मतलब कि डिफरेंशियल लेंथ। वो छोटा सा जो पॉइंट था वो पॉइंट से मैंने शुरुआत की एनालिसिस करने की। ठीक है, अगर एक बार हमने डीएल का कैलकुलेशन कर लिया तो फिर हम पूरा इनफाइनाइट लेंथ का कैलकुलेशन यूं ही कर सकते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन करके। ठीक है, क्लोज लूप इंटीग्रेशन आप कर दोगे पूरा, उसमें इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट और डाल दोगे अपना डीएल वाला इक्वेशन, तो आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा कि पूरा लाइन की वजह से यहाँ पे क्या इम्पेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ डीएल ले लिया, पॉइंट पी ले लिया, इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट वन। ठीक है, हमारी समझ क्लियर करने के लिए इसको मैंने बोल दिया पॉइंट वन। पॉइंट पी को मैंने बोल दिया पॉइंट टू। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या देखना है, पॉइंट वन की तरफ से पॉइंट टू के ऊपर क्या हो रहा है, पॉइंट वन की तरफ से पॉइंट टू के ऊपर क्या हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ तो लेना पड़ेगा वेक्टर। तो इसके लिए मैंने डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए वेक्टर आर बोल दिया। डिस्टेंस मान लो कि आर है, आर से माने रेडियस बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, आर ले लिया। अभी पॉइंट वन से टू की तरफ जाना है, तो वन फ्रॉम वन टू टू फोर्स क्या हो रहा है वो देखना है, इसलिए R12 हमने लिख दिया वन से टू की तरफ। ठीक है, ये नोटेशन याद रखिए। अगर टू से वन होता तो R21 लिखते, यहाँ वन टू टू है इसलिए R12 लिख दिया। दूसरा जो बात है यूनिट वेक्टर AR12 वो हम जानते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं अभी। और तीसरा जो यहाँ बात था वो ये है कि ये हमारा ओरिजिन था। ठीक है, ये एक्सिस का ओरिजिन था, वहां से ले आपका पॉइंट टू तक जो डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया है आर, स्मॉल आर इंटू ए आर। ठीक है, ए आर मतलब कि जो आर का डायरेक्शन है, आर मतलब कि उसका डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। और जो ये पॉइंट है उसको मैंने बोल दिया है जेड ए जेड, मतलब कि जेड है वो डिस्टेंस शो कर रहा है, ए जेड है वो जेड एक्सिस पे डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर ये जेड है वो वाई पे हम लेते तो यहाँ क्या लिखते, जेड ए वाई, पर ये जेड हमने जेड पे ही रखा है इसलिए जेड डिस्टेंस है, ए जेड है वो क्या है हमारा जो वेक्टर शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, इसलिए हमने वो रख दिया। तो आई होप दैट के ये फिगर वाला आपको समझ में आ गया। अभी उसके ऊपर से इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चले जाएंगे। पहला जो बात है उसमें हमने लिखा है कंसीडर इनफाइनाइट लेंथ, वो ले ली। फिर हमने लिखा कंसीडर स्मॉल पार्ट डीएल, वो भी ले लिया। विच ऑल्सो स्टेट इज, ठीक है, अभी हमने जो आगे बात कर दी थी वो हमको यहाँ पे देखनी है। अभी एक चीज आप ध्यान में लीजिए कि जेड एक्सिस था उस पे ही हमने पूरी लाइन बिछा दी है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लाइन इज इक्वल टू जेड एक्सिस और जेड एक्सिस इज इक्वल टू लाइन है, क्योंकि जहाँ पे लाइन है वहीं पे जेड एक्सिस है, जहीं पे जेड एक्सिस है वहीं पर लाइन है, इसलिए हमने क्या कर दिया कि आई डी एल इज इक्वल टू आई डी जेड। आपको ये बात समझ में आएगी, ये अजप्शन तो लेना ही है, ये नहीं लोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये अजप्शन आपको समझ में आना चाहिए, आई डी एल इज इक्वल टू आई डी जेड, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है, एक ही बात है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमको फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, वो मैंने यहाँ पे डॉटेड मार्क के अंदर पूरा लिख के रखा है कि हमारा जो इंटेंसिटी आएगा वो क्या मिलेगा, आई डी एल क्रॉस ए आर वन टू। कुछ पार्टिसिपेंट है थोड़ा लेट आते, उसके लिए रिक्वेस्ट है मेरा कि टाइम से आया कीजिए प्लीज़। और अगर कुछ क्वेरी रहता है तो अपना आप माइक ऑन कर सकते हैं जब क्वेरी हो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं आई डी एल क्रॉस ए आर वन टू अपन फोर पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ये जो बात है वो हम आखिर में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आई डी एल इज इक्वल टू आई डी जेड। अभी आर वन टू क्या होगा, आर वन टू फाइंड करने के लिए हमको पहले जो पहला यूनिट था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि आर वन टू कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आर वन टू फाइंड करने से क्या हमको मिला, माइनस जेड ए जेड प्लस आर ए आर। ये कैसे आए वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि पॉइंट पी टू है, ये पॉइंट टू है, ये पॉइंट वन है, तो पॉइंट वन की तरफ से पॉइंट टू पे आपको आर वन टू फाइंड करना है, इसलिए आप पॉइंट टू का कुछ अजप्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आर जीरो जीरो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट टू है तो वो खुद ही कहाँ पे है, खुद ही कहाँ पे, एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती कर दिया है, वो आएगा जीरो आर जीरो। ठीक है, पी वन क्या है, पी वन है हमारा जीरो जीरो जेड, क्योंकि वो खुद जेड एक्सिस पे है।
तो बाकी के दो एक्सिस जीरो हो गए, जेड का कुछ वैल्यू आएगा। इसी प्रकार यहाँ दो एक्स एंड जेड दोनों एक्सिस जीरो हो जाएंगे, वाई पे आर हमने लिख के रखा है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारा पॉइंट लेने की। ये पॉइंट लेने के बाद आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि x1 माइनस एक्स टू स्क्वेयर प्लस y1 माइनस वाई टू स्क्वेयर z1 माइनस z2 स्क्वेयर। तो वो करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिल गई आपको, जहाँ पे आपको मिल रहा है माइनस जेड ए जेड प्लस आर ए आर। आई होप दैट कि इसमें आपको कुछ क्वेरी नहीं होगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आप इक्वेशन देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर शो करता है। और ये इक्वेशन मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया, ये इक्वेशन आता है हमारे बायो सावर्ट लॉ के ऊपर से। आप देख सकते हैं हमको ये जो आखिर में मिला था। ठीक है, तो इसी को हम ये लाइन के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया यूनिट वेक्टर ए आर 1 2 इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो हमारा वेक्टर हमने फाइंड कर लिया है ये वाला, तो ये लिख दिया यहाँ पे, और उसके डिवाइड कर दिया हमने उसका वैल्यू, तो वो है आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ये आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर भी मिल गया। अभी हमको क्या करना है कि डी एल क्रॉस ए आर 1 2 करना है। अभी डी एल क्रॉस ए आर 1 2 करने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है, तो उसमें जैसे कि हम बोलते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस है। ठीक है, अगर सिलिंड्रिकल सिस्टम रहता है तो उसके अंदर हम बोलते थे आर थीटा और जेड है। फिर अगर स्पिरिकल रहेगा तो आर थीटा फाइव बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ सेम इम्प्लीमेंट करनी है कि डी एल क्रॉस ए आर 1 2 का अगर हमको वैल्यू चाहिए, तो एक मैट्रिक्स बना लिया। मैट्रिक्स के अंदर हमने एक स्टैंडर्ड्स जो था वो लिख दिया कि ए आर ए फाइव ए जेड। ये तीनों जो चीज़ है ए आर ए फाइव ए जेड, वो किस लिए ली गई? तो कि वेक्टर है, और आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का रूल्स। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे ए आर ए फाइव और ए जेड डालना पड़ेगा, जो शो करेगा उसका डायरेक्शन। दूसरी जो बात है, दूसरी जो रो है उसमें क्या डालना है? दूसरी रो में हमको डालना है डी एल, मतलब कि हमने जो यहाँ पे डिफरेंशियल लेंथ लेके रखा है उसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, डिफरेंशियल लेंथ हम जानते हैं यहाँ पे क्या था, डिफरेंशियल लेंथ क्या रहेगा? डी जेड। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही अजम्पशन कर लिया था, यहाँ देखिए आई डी एल इज इक्वल टू आई डी जेड। ठीक है, तो जो डी एल है वही डी जेड है, इसलिए हमने डी एल के बदले क्या लिख दिया? डी जेड। ठीक है, तीसरी जो वाली रो है उसके अंदर हमारा क्या आएगा? ए आर 1 2। ए आर 1 2 हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर लिया, ये ए आर 1 2 और ये इसका वैल्यू है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ए आर 1 2 में हमने दो ही चीज़ लिखी, याद रखिए दो ही चीज़ लिखी, एक आर जीरो और माइनस जेड। तो आपको होगा कि ये डिवाइड वाला कहाँ पार्ट चला गया। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। अगर ले गए तो क्या हो जाएगा, वो और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी। तो सिर्फ यही स्टेप्स के अंदर हम उसको नहीं कैलकुलेट करेंगे और उसको नेग्लेक्ट करें, क्योंकि वो वैल्यू नेग्लेक्ट करना यहाँ सही रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, आपको डाउट ना हो इसलिए। ये नोट मैं आपको दे दूंगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए। फॉर सिंप्लिसिटी वी नेग्लेक्ट वैल्यू आर 1 2। ठीक है, ओनली हियर वो भी लिख दिया है, मतलब हर जगह पर वो कैलकुलेशन में नहीं नेग्लेक्ट करना है, सिर्फ यही मैट्रिक्स के अंदर हमको इजी रहे इसलिए हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। वो भी क्यों यूज नहीं कर रहे? क्योंकि जरूरत नहीं है इसलिए। ठीक है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो फाइनल कैलकुलेशन जीरो इंटू जीरो माइनस जीरो इंटू आर जीरो, तो ये तो पूरा जीरो हो गया। अभी दूसरा वाला देखते हैं, जीरो माइनस जेड जीरो हो गया, डी जेड इंटू आर मतलब आर डी जेड इंटू ए फाइव, तो ये वाला मिल गया आर डी जेड इंटू ए फाइव। ये आखिरी वाला देखते हैं ए जेड के लिए, जीरो इंटू जीरो 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 इंटू आर जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म्स मिलेगा, वो है ए फाइव वाला। ठीक है, ए फाइव वाला टर्म्स हमको यहाँ पे मिल गया, तो इसका आंसर क्या हुआ? डी एल क्रॉस ए आर 1 2 आर डी जेड ए फाइव। ठीक है, अभी ये जो डी एल इंटू ए आर 1 2 हमको मिल गया, उसके साथ हमको मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर करंट को, तो हमको अभी पूरा इक्वेशन हमारा जुड़ चुका है, आई डी एल ए आर 1 2 अपॉन 4 पाई आर 1 2 स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप में कुछ ऐसा लगा हो कि स्टेप समझ में आ गया, पर ये सब क्यों फाइंड किया वो नहीं मालूम पड़ा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ एक मेन गोल अपना ध्यान में रखिए कि आपको करना क्या है। आपको करना ये है कि डीएल की वजह से पॉइंट पी पे क्या हो रहा है वो देखना है। वो देखने के लिए आपको मालूम था बायो सावर्ट लॉ के मुताबिक डी एच इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस ए आर 1 2 अपॉन 4 पाई आर 1 2 स्क्वेयर हो रहा है। तो उसकी वजह से आपको आई
आई तो हमारा आई ले गए, उसमें तो कुछ फाइंड आउट करना है। डीएल क्या है, क्रॉस AR12 क्या है, वो हमको देखना था। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये सब कैलकुलेशन की। यहाँ पे आगे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा DH इज इक्वल टू, वो इक्वेशन हमने डाल दिया, IDL क्रॉस AR12 अपॉन 4 पाई R²। ठीक है, तो यहाँ DL क्रॉस AR12 का हमको ऊपर ही पूरा ये मिल गया है। ठीक है, वो हमने डाल दिया डायरेक्ट यहाँ पे, I इंटू आर डी जेड A5 अपॉन 4 पाई R²। आर का वैल्यू हम जानते हैं क्या आया था, आर का वैल्यू मैग्नीट्यूड आर का आया था रूट अंडर रूट स्क्वायर R² प्लस Z²। तो यहाँ पे वही पुट कर दिया R² प्लस Z²। ठीक है, तो आई होप दैट कि ये जो चीज़ है आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये जो अपन का इक्वेशन है यहाँ पर फाइनल बन रहा है। और अभी जो बात थी, ये कहाँ तक हम पहुँचे, तो ये पूरा लाइन था, उसमें से एक DL लाइन थी, वो DL की वजह से पॉइंट P पे क्या हो रहा था वो अब तक हमने देखा। अभी हमको ये देखना है कि पूरी लाइन की वजह से पॉइंट P पे क्या हो रहा है। अगर जब हमको फाइंड करना है पूरी लाइन की वजह से, तो ये से छोटे छोटे DL जितने भी है, हो सकता है हजारों DL हो, तो हजारों DL को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट साथ में लेना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ पिक्चर में आएगा। इंटीग्रेशन हमने क्या किया है, इनफाइनाइट लेंथ है, इसलिए z इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और जिसका इंटीग्रेशन करना है वो फंक्शन डाल दिया। फंक्शन का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, वो वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। जैसे ही हमने पुट किया हमको इसका पूरा आंसर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको और बेटर से समझें, तो इसका एक ही तरीका है कि आप ये थ्योरी को 1 से 2 बार रिवाइज करें, और बाद में इसका जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, बुक्स के अंदर एग्जाम्पल्स दे के रखा है, वो ट्राई कीजिए। अगर उसमें कुछ क्वेरी आ रही है तो मेरे को पूछिए। ठीक है, अगर आपको डीपली इसको समझना है तो, अगर नहीं समझना है तो सिर्फ ये थियरी करिए, वो भी काफ़ी है। ठीक है, अभी जो एक और बात थी वो हम देखते हैं। यहाँ पे टेन थीटा शो करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, किसी को कुछ डाउट है? ओके, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि और भी आगे चले जाएंगे एजप्शन लेके, यही थियरी चल रही है, आप ऐसा मान लीजिए। तो इसके अंदर हम और क्या देख सकते हैं? ओके, साकर या सचिन कह रहा है कुछ डाउट नहीं है, ठीक है, ओके। अभी हम देख रहे हैं कि टेन थीटा, ये जो बातें हैं वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में कुछ गड़बड़ी लगती है, कभी कभी इसमें आप डिफिकल्टी हो रही है, तो ये सभी चीज़ें ना हो इसलिए हम इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू Z/R लिखा है। ठीक है, अभी ये सोल्व हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो हमने इंटीग्रेशन वाला पार्ट लिया ना यहाँ तक, उसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं आगे, मतलब फर्दर कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, टेन थीटा इज इक्वल टू Z/R, कब, जबकि आप एक मान लीजिए एक ट्राइंगल बना रहे हैं। ट्राइंगल ये है मेरा पूरा, ठीक है, और ट्राइंगल की जो ये वर्टिकल साइड है उसको मैं बोल देता हूँ Z है, ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है उसको मैंने बोल दिया R, और ये जो स्लोप बन रहा है वो बन रहा है थीटा का। ठीक है, तो मेरे को अगर टेन थीटा फाइंड करना है तो मैं क्या रूल्स चलाऊंगा कि सामने वाली साइड है उसके डिवीजन में पास वाली साइड, ठीक है, तो बाजू वाली साइड को उसमें मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये टेन थीटा का सिंपल फॉर्मुलेशन है। अगर साइन थीटा रहता है तो क्या आता है, ठीक है, कोस थीटा है तो क्या आता है, सेक थीटा है तो क्या आता है, वो सब आप जानते हैं। तो ये सिर्फ मैंने सिंप्लिसिटी के लिए लिखा है। अभी आप देखिए कि अगर टेन थीटा इज इक्वल टू Z/R है, तो अगर Z को मैं मेन लूंगा तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, R सामने चला जाएगा, Z इज इक्वल टू R टेन थीटा। ठीक है, आप सब अभी दिमाग में मत रखिए, आप छोटा छोटा जो भी मैं स्टेप करा रहा हूँ उसको आप देखते जाइए। वो छोटे छोटे स्टेप समझ के जब क्लियरेंस आपका आ जाएगा तो सब इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम आखिरी बार जब थियरी पूरा कंप्लीट होगा तब फटाफट उसको एक बार और देख भी लेंगे। यहाँ पे अगर दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ, तो Z² R² टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वो। अभी क्या करना है उसका, अगर मैं डेरिवेशन निकालता हूँ तो डेरिवेशन क्या हो जाएगा, dz/r sec²θ। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है dz इज इक्वल टू r sec²θ। तो यहाँ पे जो बात है उसको मैं फर्दर आगे बढ़ाऊंगा, जैसे कि मैंने बोल दिया कि z इज इक्वल टू क्या है, माइनस इन्फाइनाइट है, और दूसरा जो लिमिट है z इज इक्वल टू प्लस इन्फाइनाइट है। तो जब z इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट होगा तब मैं थीटा क्या ले रहा हूँ, -π/2 ले रहा हूँ। ठीक है,
मतलब कि थीटा है उसका वैल्यू क्या है, -90 है। तभी मैंने दूसरा भी एक बात कह दिया कि z इज इक्वल टू जब पॉजिटिव इन्फाइनाइट होगा तब थीटा का वैल्यू भी क्या रहेगा, +π/2। अभी वही लिमिट है जो यहाँ पे मैंने डाली थी, z इज इक्वल टू -इन्फाइनाइट टू +इन्फाइनाइट, उसको रिप्लेस कर दूंगा थीटा इज इक्वल टू -π/2 टू π/2। यहाँ पे थीटा का टर्म्स आ रहा है इसलिए मेरे को उसमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा का जो टर्म्स आया है उसकी वजह से मेरे को लिमिट को थीटा के अंदर कन्वर्ट करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने इसको ये कर दिया है, ठीक है। अभी आप देखिए ये वाला जो इक्वेशन है जहाँ तक हम पहुंचे थे, IR dz a5 4πr²z² वोल 3/2, ठीक है। तो रेस टू वोल 3/2 है, तो यहाँ पे आप देखिए आर सेक स्क्वायर थीटा, अभी आर सेक स्क्वायर थीटा है वो हमारा dz का वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए r इंटू dz, तो IR dz के बदले हमने डाल दिया r इंटू सेक स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ था सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये पूरा एक ही है, और a5 अपन का एज इट इज, ठीक है। नीचे नीचे वाला पार्ट देख लेते हैं, 4π इंटू r² + z² वोल 3/2, ठीक है। तो 4πr², z का वैल्यू हमको मालूम है, z का वैल्यू क्या है, z² का वैल्यू r² tan² थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया r² + r² tan² थीटा होल रेस टू 3/2, ये 3/2 है, ठीक है। कुछ आपको गड़बड़ लगे, ये 3/2 है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप दैट कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो प्रोसेस था, ये स्टेप से यहाँ तक आने का, वो प्रोसेस क्या था कि हमको जो ये लिमिट थी उसको कन्वर्ट किया हमने एंगुलर पार्ट में, और उसको हमने डाल दिया अपने सिंपल इक्वेशंस के अंदर। इसको आप सोल्व करते जाओगे तो यहाँ आप देख सकते हैं r² है वो कॉमन निकल जाएगा, पर उसके लिए r² जब बाहर निकलेगा तो उसका जो है रेज टू 3 होगा और रेज टू 1/2 भी होगा, ठीक है। तो वो निकालने के बाद हमको आखिर में मिलता है r³, और अंदर जो बचेगा वो है 1 + tan² थीटा। और हम मैथमेटिक्स में जानते हैं कि जैसे कि sin² थीटा + cos² थीटा होता है, उसका कुछ इक्वेशन बनता है, उसी प्रकार से 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन अपन का बनता है। तो sec² थीटा को आप रेस टू 3/2 जब लगाओगे तो सिंपल बाहर sec³ थीटा होके निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व कर दिया, ये सब सिंपल ही स्टेप है, तो इसको सोल्व करने में हम टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। आपका ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो दे के रखा है, तो आप आखिर में यहाँ तक पहुँच गए जहाँ पे आपको शो कर रहा है पूरा वोल इंटेंसिटी, मतलब कि आपका जो इनफाइनाइट लाइन था माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, तो पूरा लाइन का जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट पी के ऊपर पूरा लाइन की वजह से जो इंटेंसिटी का असर है वो इस इक्वेशन में हमको शो कर रहा है, जो h इज इक्वल टू I/2πr a5, ठीक है। यहाँ पे a5 क्यों लिया है, a5 डायरेक्शन शो करेगा, वो बात याद रखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट लाइन है और डायरेक्शन मैटर करता है, तो यहाँ पे a5 हमने डायरेक्शन के लिए यहाँ पे हमको मिलता है, ठीक है।